एसिडिक डाइट की रेशियो को कम कर दिया जाए और अल्कलाइन डाइट की रेशियो को बढ़ा दिया जाए। यदि हम ऐसा कर देंगे तो निश्चित रूप से तमाम तरह के हड्डियों के रोग, वो कितने कितने ही भयंकर हों, वह एंक्लाइजिंग स्पॉन्डिलाइसिस हो, वो गाउट हो, वो 10 साल से हो, 20 साल से हो, 50 साल से हो, हर तरह के दर्द ठीक हो जाएंगे। हमारी हड्डियों के अंदर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचक होगी, उतने हम युवा होंगे, भले हमारी एज 80 साल हो। हमारी जो आज की लाइफस्टाइल है, बस टाइम पे उठते हैं और टाइम पर ही जैसे तैसे तैयार होते हैं और अपने काम पर भाग जाते हैं। वहां भी सारा दिन बैठे बैठे काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को भी आर्थराइटिस या किसी तरीके के भी पेन बहुत जल्दी शुरू होते हैं। आर्थराइटिस वालों को, नी पेन वालों को, जॉइंट पेन वालों को एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, आप अल्कलाइन फूड खाएं, आप जो भी खाना खाएं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, इसका मतलब है वो खाना आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा और खाने के जो न्यूट्रिएंट्स है वो आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, यानी कि आपकी हड्डियों की हेल्थ खराब होगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं आचार्य डॉक्टर मोहन गुप्ता जी और पूजा बंसल जी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार वंदना जी। नमस्कार। थैंक यू। आजकल लोगों को हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और वो सीधा पेन किलर ले लेते हैं, जबकि उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि ये दर्द किस टाइप का है, ये दर्द क्यों हो रहा है। कई बार ये दर्द अर्थराइटिस का भी होता है। तो आप हमें ये बताएं कि अर्थराइटिस का पेन कैसे होता है, उसकी क्या पहचान होती है, या यूँ कहें कि अर्थराइटिस किसे कहते हैं। जी, वंदना जी, इसको हम अगर मोटे रूप से सीधा सीधा समझना चाहें तो जोड़ों का दर्द, गठिया, इसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं, जॉइंट पेन को। तो आर्थराइटिस जो है ये बहुत किस्म का होता है, लगभग 100 किस्म 100 टाइप्स आर्थराइटिस के होते हैं। लेकिन मेन जो हम बात करते हैं तो रूमेटाइड आर्थराइटिस और ओस्टियो आर्थराइटिस, गाउट, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, इस तरीके से कार्टेज का फट जाना, हड्डियों के अंदर, जॉइंट्स के अंदर गैप का कम हो जाना, हड्डियों का घिस जाना, अलग अलग भाषा से इसको बोला जाता है। कोई कहता है मेरे टखने में दर्द होता है, कोई कहता है मेरी एडी में दर्द होता है, कोई कहता है मेरी एडी बढ़ गई है। अलग अलग तरीके से इसको लोग शिकायत आके करते हैं और अपने दर्द के बारे में बताते हैं। तो आर्थराइटिस की एक एडवांस स्टेज होती है जिसको हम बोलते हैं एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस। ये इतनी भयंकर होती है कि इसके अंदर पेन किलर में टैबलेट तो खानी ही पड़ती है और इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं, और इंजेक्शन भी हर 3-3 4-4 घंटे बाद लगते हैं, पेन किलर इंजेक्शन। और बंदा इतना डिप्रेशन में चला जाता है, वो अपनी जॉब छोड़ देता है, बिल्कुल किसी काम में नहीं जा पाता। और मेरी लाइफ का पूरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि ऐसे बहुत सारे लोग हमारे पास आए और उनको ठीक होने का कोई रास्ता मिलता ही नहीं और वो लोगों को भी लाभ मिल जाता है। तो इस तरीके से हम आर्थराइटिस के बारे में समझ सकते हैं। अक्सर लोग पेन किलर खाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता है कि ये दर्द पेन किलर से नहीं जाने वाला है। तो क्या इसका कोई इलाज भी है? ज्यादातर लोग आर्थराइटिस को ना मैनेज करते हैं और इसकी कहानी जो शुरू होती है वो पेन किलर से होती है। तो पहले लोग पेन किलर से अपनी जर्नी को शुरू करते हैं और इंजेक्शंस लगवाते हैं। जब पेन किलर से भी आराम आना बंद हो जाता है तो फिर वो पेन किलर्स के इंजेक्शन लगवाने शुरू करते हैं, स्टेरॉइड शुरू करते हैं। धीरे धीरे उनकी दवाइयों की लिस्ट, पेन किलर की डोज भी बढ़ती जाती है, स्टेरॉइड्स भी बढ़ते जाते हैं और एक समय आता है कि इंजेक्शन लगवाने के बाद भी आराम नहीं आता। और सबसे बड़ी मुश्किल तो ये होती है कि जब ये लाइफ टाइम पेन किलर खाते हैं, 5 साल 10 साल तक लोग पेन किलर्स खाते रहते हैं, तो फिर लोगों की किडनी डैमेज होना शुरू हो जाती है, किडनी काम करना बंद कर देती है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, डायलिसिस तक की सिचुएशन आ जाती है और हार्ट की जो काम करने की शक्ति है, क्षमता है, कैपेसिटी है, वो भी कम होती जाती है। तो हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। तो लोगों को इसके बारे में मालूम ही नहीं। दूसरा तरीका, लोग सर्जरी करवाते हैं। तब दो ही तरीके हैं, या तो दवाई खाएंगे या सर्जरी कराएंगे। अब कभी नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं, कभी स्पाइन की सर्जरी कराते हैं। तो आप ही सोचिए
कि कोई भी व्यक्ति आर्थराइटिस के लिए, क्योंकि एक जॉइंट का पेन है, कहाँ कहाँ की सर्जरी कराएंगे? घुटने की सर्जरी कराते हैं, फिर स्पाइन में पेन आ जाता है, स्पाइन की सर्जरी कराते हैं, कंधों में पेन आ जाता है, पूरी की पूरी स्पाइन में पेन आ जाता है, ये उंगलियां मुड़ तक जाती हैं। व्यक्ति कहाँ कहाँ की सर्जरी कराएगा? तो लाइफ टाइम लोग दवाइयों और सर्जरियों से इसको केवल मैनेज करते हैं, क्योर नहीं कर पाते, इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं कर पाते। वैसे अगर देखा जाए तो ये अर्थराइटिस होता किस वजह से है, किस चीज की कमी होती है शरीर में कि अर्थराइटिस हो जाता है? देखिए वंदना जी, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। पूजा जी ने जैसे अभी बताया कि लोग पेन किलर्स ले लेके मैनेज करते रहते हैं, जिसको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहेंगे। और जब तक रूट कॉज एड्रेस नहीं होती, जब तक हम कारण को दूर नहीं करेंगे, तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से काम नहीं चलेगा। तो आइए हम जानते हैं कि आर्थराइटिस का कारण क्या है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझना चाहेंगे, क्योंकि सीधा सीधा अगर मैं बोल दूंगा तो बात समझ में नहीं आएगी। इसका कारण है एसिडिक डाइट। तो एसिडिक डाइट, हमारी डाइट में दो तरह का हम डाइट लेते हैं। अधिकतर लोग 99% अपने डाइट के अंदर 80% एसिडिक खाना लेते हैं, 20% एल्केलाइन डाइट लेते हैं। होना उल्टा चाहिए, 80% हमें एल्केलाइन फूड लेना चाहिए और 20% एसिडिक हो सकता है। तो अब इसको हम कैसे समझेंगे कि हम क्या ले रहे हैं और क्या नहीं लेना चाहिए। तो हमारे पास दो तरह के पौधे हैं। तो मान लीजिए ये पृथ्वी के अंदर लगे हुए हैं, इन दोनों के अंदर क्या फर्क देख रहे हैं? एक पौधा सूखा हुआ है और दूसरा हरा भरा है। अब जो ये सूखे वाला पौधा है, यदि मैं इसकी टहनी को मोड़ना चाहता हूं, क्या ये मुड़ जाएगी? नहीं, ये टूट जाएगी। टूट जाएगी, वेरी गुड। और अगर मैं इसकी टहनी को मोड़ना चाहता हूं, ये मुड़ जाएगी? बिल्कुल मुड़ जाएगी, क्योंकि ये अभी हरा भरा है और फ्लेक्सिबल है। गुड। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो सूखे वाला पौधा है ये भी हरा भरा हो जाए, तो क्या करना पड़ेगा? इसको बहुत ज़्यादा खाद वगैरह देनी पड़ेगी, आपको पानी प्रॉपर देना पड़ेगा, सब कुछ टाइमली देना पड़ेगा। वेरी गुड। तो यदि वंदना जी आप खाद की बात करते हैं, खाद मान लीजिए इसकी जड़ में भी है, तो इम्पोर्टेंट क्या है जो आपने बोला अभी अभी कि इसकी जड़ के अंदर पानी डालना पड़ेगा। तो यदि हम धूप की बात करते हैं तो धूप इसको लग रही है, यदि हम वायु की बात करते हैं तो वायु इसको लग रही है, लेकिन धूप का, वायु का कोई फायदा नहीं मिल रहा, खाद का भी कोई फायदा नहीं मिल रहा जब तक इसकी जड़ में पानी नहीं मिलेगा। जब हम इसकी जड़ के अंदर पानी डालना शुरू कर देंगे तो फिर ये पौधा कैसा हो जाएगा? वापस से हरा भरा हो जाएगा। हरा भरा हो गया। अब इसको, इसकी अब टहनियों के अंदर लचक वापस आ गई या नहीं आ गई? बिल्कुल आएंगी, सारा आ गई। कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, और पहले इसके ऊपर हम कुछ भी लगने का नहीं सोच सकते, अब इसके ऊपर फूल भी लगे हुए हैं और आगे चल के फल भी लग जाएंगे। तो इसको हरा भरा होने के लिए किसी केमिस्ट शॉप पे जाना पड़ा क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल है कि नहीं। आपको टाइमली सारी चीज देनी चाहिए। इसको कोई सप्लीमेंट्स खाने पड़े, इसको कोई नहीं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम की गोलियां खानी पड़ी, इसको कोई च्यवनप्राश खाना पड़ा? कुछ भी नहीं। तो ये सीधा सीधा हरा भरा हो गया, सिर्फ इसकी जड़ के अंदर पानी दिया। इसका मतलब पौधे की बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसकी जड़ के अंदर मिट्टी और पानी का मिश्रण रहना चाहिए, जिसको हम बोलेंगे गारा, मड। अगर अकेली मिट्टी रहेगी तो भी पौधा सूख जाएगा, अगर अकेला पानी रहेगा तो भी पौधा मर जाएगा। अगर इस पौधे को हम यहां से निकाल के एक बाल्टी पानी में डाल देंगे तो भी मर जाएगा। तो अब ये है पौधे की कहानी। मानव शरीर की जड़ कहाँ है? पेट में। पेट में। तो हम अपने पेट के अंदर क्या डाल रहे हैं सुबह खाना। से शाम तक? खाना। खाना डाल रहे हैं। तो जो खाना डाल रहे हैं वो उसमें क्या डाल रहे हैं? ब्रेकफास्ट में आम लोग क्या लेते हैं वंदना जी? ब्रेकफास्ट लोग अक्सर जूस वगैरह भी लेते हैं, उसके अलावा ब्रेड, आमलेट, ये चीज़ें भी लेते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन है वो इसी टाइप का खाना खाते हैं। या यूं कहे पराठा लेते हैं, इडली लेते जी, हैं, डोसा लेते वेजिटेरियंस हैं, पराठा वगैरह लेते हैं, चाय पूरी लेते हैं। बिस्किट खाते हैं, पूरी लेते हैं। और लंच में क्या लेते हैं वंदना जी आम रोटी लोग? वगैरह।
रोटी, सब्जी, दाल, दाल, चावल, दही। दही। हम्म, और फिर लंच के बाद डिनर से पहले क्या लेते हैं 4-6 बजे के आसपास? लोग अक्सर फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। वेरी गुड। स्नैक्स खाते हैं, चाय पीते हैं, बिस्किट खाते हैं, और फिर डिनर में क्या लेते हैं? डिनर में यही सब कुछ वापस चिकन मटन, जो नॉन वेजिटेरियन है वो, और जो वेजिटेरियन है वो पनीर वगैरह, और उसके अलावा दालें खाते हैं, रोटी खाते हैं साथ में। रोटी सब्जी। दाल रोटी, चावल रोटी, छोले चावल, राजमा चावल, इस तरीके की चीजें वो डिनर में ले लेते हैं। तो अब पौधे की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी जड़ के अंदर क्या रहना चाहिए? मिट्टी और पानी। पानी का संगम। मिट्टी और पानी का मिश्रण। हम्म, तो हमारा ऐसा कौन सा फूड है जिसमें मिट्टी भी हो और पानी भी हो? ऐसा फूड है। ऐसा हमारा कौन सा फूड है जिसके अंदर मिट्टी भी हो और पानी भी हो? आप फल और बताएं। सब्जियां। वो है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जी। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में हमें परमात्मा ने मिट्टी और पानी को अच्छे से गूंद के मथ के दे दिया कि लो, अब इसको खाओ, आपके पेट के अंदर हर टाइम मिट्टी और पानी का मिश्रण रहेगा। इसको हम कहेंगे एल्कलाइन डाइट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये जो सुबह से शाम तक खाया जा रहा है, जिसको अभी अभी हम वर्णन किया है, इसको हम कहेंगे एसिडिक डाइट। एसिडिक डाइट क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर मिट्टी मिट्टी है, पानी नहीं। तो हमें चाहिए मिट्टी और पानी का मिश्रण। तो अब जब हम केवल मिट्टी मिट्टी खाते हैं सुबह से शाम तक, हम ऐसे सूख जाते हैं जैसे ये पौधा सूख गया। इस पौधे की टहनियां अकड़ गई, हमारी हड्डियां अकड़ जाती हैं। तो मैं इसके घुटने को मोड़ना चाहता हूं, मुड़ेगा क्या? नहीं मुड़ेगा। मैं इसकी कमर को झुकाना चाहता हूं, इससे योगासन करवाना चाहता हूं, इसे कर पाएगा? नहीं। मैं इसकी गर्दन को घुमाना चाहता हूं, तो वो ये क्या बोलेगा? मेरे को तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया। इसके टखनों में भी दर्द होगा, इसकी एडी में भी दर्द होगा, इसको फ्रोजन शोल्डर भी होगा, इसकी हड्डियों के अंदर गैप भी आएगा, इसका कार्टिलेज भी खत्म होगा, इसके साथ सब कुछ होगा। अब जब मैं दूसरे पौधे की ओर जाता हूं, इस पौधे को मैं मोड़ना चाहता हूं, यहां से भी वहीं से मुड़ जाता है। जी। अगर हम अपने पेट के अंदर मिट्टी और पानी के मिश्रण को रखें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लें, मैं ये नहीं कहता कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ही सुबह दोपहर शाम खाते रहें और अनाज ना खाएं, रोटी ना खाएं, दाल ना खाएं, चावल ना खाएं। मैं नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी डाइट के अंदर रेशियो को बढ़ा दिया जाए, एसिडिक डाइट की रेशियो को कम कर दिया जाए और एल्कलाइन डाइट की रेशियो को बढ़ा दिया जाए। यदि हम ऐसा कर देंगे तो निश्चित रूप से तमाम तरह के हड्डियों के रोग, वो कितने कितने ही भयंकर हों, वह एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइसिस हो, वो गाउट हो, वो 10 साल से हो, 20 साल से हो, 50 साल से हो, हर तरह के दर्द ठीक हो जाएंगे। उसको जैसे इस पौधे को किसी केमिस्ट शॉप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी अपनी टहनियों के अंदर लचक लाने के लिए, और आपको भी अपनी हड्डियों के अंदर लचक लाने के लिए किसी भी दवाई को खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आयुर्वेदिक, ना एलोपैथिक, ना होम्योपैथिक। तो इस तरीके से, हाँ, एक वंदना जी, हम एक चीज और समझें, हमारी हड्डियों के अंदर जितनी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लचक होगी, उतने हम युवा होंगे, भले हमारी एज 80 साल हो। हमारी हड्डियां जितनी सख्त होंगी, हम उतने बूढ़े होंगे, भले हम 20 साल के युवा हों। जी। तो ये हमने एक बड़ा कारण जो आर्थराइटिस का है उसको समझा। इस जी। दूसरा आर्थराइटिस होता है रॉन्ग पोस्चर रखने से। तीसरा होता है सनलाइट नहीं लेने से। सन बाथ नहीं करते हम लोग, सूर्य की धूप अपने शरीर पे नहीं लगाते। चौथा हमें आर्थराइटिस होने का कारण होता है या तो हम एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते या बहुत ज्यादा करते हैं। तो मोटा मोटी 4 कारण मैं बता चुका हूं और इसमें काफी चीजें कवर हो जाती हैं। अगर हम इसी में सुधार कर लेंगे, आपका आर्थराइटिस ठीक हो जाएगा, किसी भी किस्म का हो। आई एम कंप्लीट। जैसा कि आपने बताया कि खाने पीने का बहुत असर पड़ता है हमारे शरीर पर, और इसकी वजह से अर्थराइटिस भी होता है। अगर आम भाषा में कहें तो हमें क्या चीज़ खानी पीनी चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी पीनी चाहिए? जैसा कि हमने आपको बताया
कि क्या जो एसिडिक डाइट है वो सबसे बड़ा कारण है ऑर्थराइटिस का। तो ऑर्थराइटिस को ठीक करने के लिए क्या खाना चाहिए और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, तो ये सब हमें कहाँ से मिल जाएगा? जो इसके कारण है, जो इसके कॉजेज है, जो हम कर रहे हैं उसकी वजह से ये हो रहा है, तो उनको ठीक करने से ये ठीक हो जाएगा। जैसे सबसे पहला जो हमने इसको फोकस किया वो किया हमने एसिडिक डाइट पे। तो एसिडिक डाइट को अल्कलाइन डाइट से स्विच करना है। अब अल्कलाइन डाइट जैसा हमने आपको बताया कि क्या है, फ्रूट्स और वेजिटेबल। इसके लिए हमारा एक बहुत सिंपल सा प्लान है, मैजिकल डाइट प्लान। उसका एक छोटा सा वीडियो है, मैं आपके साथ लिंक शेयर कर दूंगी, आप व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकती हैं, जिसमें हम उनके सिर्फ ब्रेकफास्ट को चेंज करते हैं, पूरे दिन की डाइट को टच नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस करने अपने अपने लाइफस्टाइल में एकदम से सभी व्यूअर्स को मुश्किल लगते हैं। लेकिन अगर आप मैजिकल डाइट प्लान को भी फॉलो कर लेंगे ना, तो विद इन अ वीक आप देखेंगे कि इस तरीके की डाइट आपके अंदर जाएगी, एल्केलाइन डाइट जाएगी, और आप अपने पेन में, ऑर्थराइटिस में काफी आराम होना, आप देखेंगे कि आराम होना शुरू हो जाएगा, रिलीफ आने लग जाएगा। एक तो ये है जो हम डाइट की बात करते हैं, यानी कि एसिडिक डाइट से अल्कलाइन डाइट पे स्विच करना है। क्या नहीं खाना है, तो जो ये क्या नहीं खाने वाला सब्जेक्ट है ये बहुत वाइड है, क्योंकि किसी की भी ईटिंग हैबिट्स को चेंज करना, किसी को भी ईटिंग हैबिट्स को अपने लिए एकदम से बदलना एक टफ टास्क होता है। लेकिन फिर भी हम ये कहना चाहेंगे कि जो एसिडिक डाइट है, जैसे कि चाय, कॉफी, हमें मालूम है कि ये एसिडिक है, उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। जितने भी हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, और कुछ समय के लिए हमें दालों के इंटेक को भी रोक देना चाहिए। हालांकि हम आपको ये नहीं कहते आप ये सब करिए, आप जो हमारी बात को आराम से मान सकते हैं वो आप मान जाइए। जो आपको लगता है नहीं ये तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है, दालें तो मैं लूंगा ही, आप बाकी सारी बातों को मान जाइए और बस हमारे मैजिकल डाइट प्लान को शुरू कर दीजिए, तो भी आपको काफी फायदा होना शुरू हो जाएगा। दूसरा जो बड़ा कारण था वो था हमारा रॉन्ग पोस्चर, गलत तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हम गलत तरीके से बैठते हैं, गलत तरीके से खड़े होते हैं। जब भी हमें बैठना है तो सीधे बैठना है। जब हम सीधे बैठते हैं तो फिर हमारी बैकबोन, हमारी स्पाइन जो है वो बिल्कुल सीधी रहती है, हमारे लंग्स को पूरी सांस मिलती है, ब्रीदिंग हम पूरे तरीके से कर पाते हैं। ज्यादातर लोग, युवा भी, यंगस्टर्स भी हमारे, या तो ऐसे आगे की तरफ झुक के बैठते हैं या अपने ऑफिसेज में चेयर्स पे वो ऐसे करके बैठते हैं। तो ऐसा करने से हमारा जो पोस्चर है वो गलत हो जाता है। तो मैं अपने यंगस्टर्स को और सभी लोगों को ये मैसेज देता, काम करते वक्त जब आप चेयर पे बैठते हैं तो चेयर के एज पे बैठे, कॉर्नर पे बैठे, पीछे की तरफ झुक के ना बैठे, तो इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। जब हम सोएं, रात में जब हम सोने के लिए हार्ड बेड का सिलेक्शन करें। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, या तो वो जमीन पर एक रुई का गद्दा लगाकर सोते थे या फिर तख्त जैसे हार्ड सरफेस पे सोते थे। हम ये मानते हैं कि आज के समय में ये सब करना तो पॉसिबल नहीं है या उतना आसान नहीं है, तो फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ऑर्थोपेडिक मेट्रेसेस का इस्तेमाल करें, और या फिर जो मेट्रेस हमारे घर में अभी हैं उनके ऊपर 2-2.5 इंच का हम रुई का गद्दा लगा लें, जिससे हमारी बैकबोन सीधी रहे, हमारा पोस्चर गलत ना हो। तो हम काफी हद तक ऑर्थराइटिस, सर्वाइकल, कमर दर्द, फ्रोजन शोल्डर, इनके दर्द से काफी हद तक हमारा हम पा सकते हैं। अब तीसरा हमारा जो चैलेंज था वो क्या था कि लैक ऑफ एक्सरसाइज या ओवर एक्सरसाइज। तो लैक ऑफ एक्सरसाइज कैसे नुकसान करती है? देखिए, जैसे अगर खाना अच्छे से ना मिले तो माल न्यूट्रिशन हो जाता है ना, ठीक ऐसे ही अगर हम एक्सरसाइज ना करें, हमारी जो आज की लाइफस्टाइल है, बस टाइम पे उठते हैं और टाइम पर ही जैसे तैसे तैयार होते हैं और अपने काम पर भाग जाते हैं, वहां भी सारा दिन बैठे बैठे काम करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ऑर्थराइटिस या किसी तरीके के भी पेन बहुत जल्दी शुरू होते हैं। तो हमने करना क्या है कि जैसे मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जैसे कम खाने से माल न्यूट्रिशन होता है, ऐसे ही एक्सरसाइज ना करने से हमारी हड्डियों की जो मोबिलिटी है वो जाम हो जाती है, हमें चैलेंज आता है, हमें प्रॉब्लम आने शुरू हो जाती है। अब ओवर एक्सरसाइज कैसे नुकसान करती है? ओवर एक्सरसाइज जब हम जिम में या फिर वार्म अप करने के लिए बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ लगाते हैं, तो वो भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। कैसे नुकसान करता है? हम पार्कों में देखते हैं कि जिनका वजन ज्यादा है वो इसलिए तेज तेज और ज्यादा देर वॉक करते हैं कि पसीना आएगा, वजन कम हो जाएगा। रिजल्ट क्या आता है? ऑलरेडी वजन ज्यादा है, जब वो लोग ज्यादा चलते हैं तो उनके घुटनों में, टखनों में दर्द रहना शुरू हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं नॉन वायलेंस का प्रिंसिपल।
कि हमें नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल को फॉलो करना है। ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी कह रही है। डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न और डॉक्टर डीन ऑर्निश और उनकी पूरी टीम यूएसए से, इन सभी डॉक्टर्स ने एक रिसर्च की। ये इट वाज नोबेल प्राइज विनिंग साइंस, जो मैं आपके साथ को मैं बता रही हूँ। उन्होंने जो रिसर्च की उसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, जिम में ज़्यादा एक्सरसाइज करने से, एकदम से वॉयलेंट एक्सरसाइज करने से, बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करने से हार्ट अटैक आने के खतरे बढ़ जाते हैं, ज़्यादा परेशानियां होती हैं। तो इसीलिए ओवर एक्सरसाइज करने से भी हमें बचना चाहिए। एक्चुअली वंदना जी, मॉडरेशन इज द की। हमें हमेशा ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉक का क्या मतलब होता है कि हमें तेज तेज चलना है। किससे तेज चलना है? अपनी कैपेसिटी के मुताबिक चलना है। और जब हमें चलते चलते हल्की सी थकान आ जाए, फिर हमें वॉक को छोड़ देना है। इसी तरीके से हम और कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्मॉल एक्सरसाइज, योगासन कर सकते हैं जिसमें हमें ज़्यादा दर्द ना हो। अगर हमें योगासन एक्सरसाइज करने के बाद हमारे दर्द बढ़ जाए, तो इसका मतलब हमारी एक्सरसाइज की, हमारी योगासन की ओवर ईटिंग हो गई है। उसको हमें अवॉइड करना है। चौथा, हमने बताया आपको लैक ऑफ सनलाइट। ये हम सब जानते हैं, आजकल सभी अवेयर हैं। हम ये सब जानते हैं कि जो विटामिन डी का नेचुरल वन एंड ओनली सोर्स है वो सनलाइट है। तो हम लोग सनलाइट लेते ही नहीं। हम एसी वाले कमरों में रहते हैं, एसी वाले कमरे में हम सोते हैं, एसी वाले कमरे में ही हम काम करते हैं। सारा दिन हमारा ऐसे ही निकल जाता है। इवन की धूप में भी निकलते हैं तो अम्ब्रेला लेके, कि कहीं धूप सर पर ना पड़ जाए। तो इसे हमें अवॉइड करना है। सुबह सुबह जब सनलाइट, सनराइज होता है, उससे 1-1.5 घंटे के अंदर बॉडी के ऊपर सनलाइट लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सनलाइट लगेगी तभी जो आप एल्कलाइन डाइट खाएंगे उसका एसिमिलेशन होगा। नहीं तो आप चाहे जितना मर्जी अच्छा खा लीजिए, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, जब तक बॉडी के ऊपर सनलाइट नहीं लगेगी तब तक आपको अर्थराइटिस से, नी पेन, जॉइंट पेन से, इनसे मुक्ति नहीं मिलेगी। अगर आप मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा बिजी हैं या आपकी वर्किंग ऐसी, आप बहुत जल्दी ही काम पे चले जाते हैं, तो आप शाम के टाइम में, दिन के टाइम में कभी मर्जी धूप लगाइए, लेकिन बॉडी को धूप लगाइए। जिस दिन आपकी छुट्टी होती है, आप काम पे नहीं जाते हैं, बच्चों को जिस दिन स्कूल का ऑफ होता है, उस दिन आप जरूर अपनी बॉडी के ऊपर कुछ देर के लिए 45 मिनट्स के लिए धूप लगाएं। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसको मेडिकल, मॉडर्न मेडिकल साइंस भी एक्सेप्ट करती है और आपको कहती है कि ये करना चाहिए। अब इसके साथ साथ मैं आपको कुछ और चीजें बताती हूँ जो ऑर्थराइटिस के लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्योंकि सिचुएशन क्या है कि पेन बहुत ज्यादा है। हाँ, एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बात डॉक्टर डीन ऑर्निश और डॉक्टर एलिजाबेथ ब्लैकबर्न ने 2012 में प्रूव की, इस बात को हमारी साइंस ये सन 1913 में प्रूव कर चुकी है। इसीलिए फादर ऑफ नेचर के और आचार्य के लक्ष्मण शर्मा ने इस बुक में ही लिख दिया, मॉडरेशन इज द की। इस बुक में ही लिख दिया कि हमें नॉन वायलेंस को फॉलो करना है। इस बुक में ही लिख दिया कि हमें ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी है। तो उन्होंने इस बात को इस बुक में लिख के हमें आज से लगभग 110 साल पहले ही इस बात को हमें समझा दिया। और इसीलिए हमें ये बात अपने व्यूअर्स को बताते हुए गर्व होता है कि फादर ऑफ नेचर के और इन इंडिया हमारे की जो नेचुरोपैथी की साइंस है वो हमारे घर से शुरू हुई है। नेचुरोपैथी भारत में हमारे घर से शुरू हुई है। एनी हाउ, हम आगे बढ़ते हैं वंदना जी। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि ऑर्थराइटिस वाले जिनको अभी सीवियर पेन है, अगर उनको सीवियर पेन आ जाए, फिर वो पेन किलर भी ना खाएं, इंजेक्शन भी ना लगवाएं, तो फिर वो करें क्या? तो इसके लिए उनको एक गर्म ठंडे की सिकाई करनी होती है, जिसको बोलते हैं हॉट एंड कोल्ड फॉर्मेंटेशन। वो आप बड़े आराम से घर में ही कर सकते हैं, जो कि गर्म पानी, ठंडे पानी और ऐसे हैंड टॉवल्स की हेल्प से हो जाती है, बड़ी आसानी से हो जाती है। इसका एक कंप्लीट वीडियो है, वो वीडियो का लिंक मैं आपके साथ वंदना जी शेयर कर दूंगी। आप वो हमारे व्यूअर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर दें, उनको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे करना है। और इससे उनको पेन किलर खाना नहीं पड़ेगा, उनका जो पेन है वो सेटल हो जाएगा। जब भी सीवियर पेन होगा वो इसकी हेल्प लेके पेन अपना ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जैसे अभी हमने समझा कि जो बीमारियों की जड़ है वो कहाँ से आ रही है, हमारे फूड से। फूड यानी हमारे पेट से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स की जो जड़ है वो तो पेट है। तो करना क्या है, हमें पेट के ऊपर पट्टी लगानी है। पेट के ऊपर पट्टी लगाने के लिए हमें सिंपल एक कॉटन कपड़ा चाहिए होता है, लगभग ऐसा 2.5 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा। और इसको हमने गीला करके पानी में निचोड़कर और पेट के ऊपर लपेटना होता है।
इसका वीडियो लिंक भी मैं आपके साथ वंदना जी शेयर कर दूंगी। इसको वेट एब्डोमिनल पैक बोला जाता है। ऑर्थराइटिस वालों को, नी पेन वालों को, जॉइंट पेन वालों को एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप कितना भी अच्छा खाना खाएं, आप अल्कलाइन फूड खाएं, आप जो भी खाना खाएं, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, इसका मतलब है वो खाना आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा और खाने के जो न्यूट्रिएंट्स है वो आप तक नहीं पहुंच रहे हैं, यानी कि आपकी हड्डियों की हेल्थ खराब होगी। तो आपने कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। तो कॉन्स्टिपेशन, ऐसे तो आप जैसे ही हमारे मेडिकल डाइट प्लान को शुरू करेंगे आपकी कॉन्स्टिपेशन खुद ब खुद ठीक हो जाएगी अगर आपको है। लेकिन कुछ ऐसे रोगी होते हैं, पेशेंट्स होते हैं जिनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होती है। तो अगर आप उस सिचुएशन में हैं और मेडिकल डाइट प्लान अपनाने के बाद भी आपकी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रही है, तो आप बिना डरे नॉन वायलेंट एनिमा का यूज कर सकते हैं। नॉन वायलेंट एनिमा बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल हाइजीनिक है, इसकी कोई आदत भी नहीं पड़ती है। तो आप इसका यूज कर सकते हैं। इसका यूज कैसे करना है, ये कैसा है, क्या होता है, इसका वीडियो लिंक भी मैं वंदना जी आपके साथ दे दूंगी ताकि हमारे व्यूअर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर आप ये छोटी छोटी चीजें फॉलो कर लेंगे हमारे व्यूअर्स, तो डेफिनेटली आपको नी पेन, जॉइंट पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और जितने भी तरह के हड्डियों के दर्द हैं उनमें आपको विद इन अ वीक आप रिलीफ देखने लग जाएंगे। और हजारों लोगों ने इसको एक्सपीरियंस किया है। हम चाहेंगे कि आप भी वंदना जी के इस एफर्ट का फायदा उठाएं और ऑर्थराइटिस के लिए इन छोटे छोटे स्टेप्स को फॉलो करें और अपने पेन को बिना दवाई के ठीक करें। अक्सर अचानक से जब पेन हो जाता है अर्थराइटिस का, उस वक्त क्या करना चाहिए? जैसा मैंने आपको हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन बताया वंदना जी, अगर ऑर्थराइटिस का अचानक पेन हो जाए, मान लीजिए कि किसी को फ्रोजन शोल्डर है और इस एरिया में बहुत ज्यादा पेन हो गया या सर्वाइकल का पेन है, बहुत ज्यादा पेन हो गया, तो उन्हें 2 बर्तनों में पानी लेना है। एक में गर्म पानी सहनीय गर्म होना चाहिए, बियरेबल हॉट, और एक में ठंडा पानी फ्रिज का नहीं, नॉर्मल टैप वाटर। जैसे अभी तो सर्दियां हैं, टैप का पानी ही काफी ठंडा है। गर्मियां हो तो मटके सुराही का पानी ले सकते हैं और उनमें इस तरीके के 2 टावल सोक कर देने हैं, भिगो देने हैं। तो आपने क्या करना है, पहले गर्म पानी से दर्द वाले एरिया पर सिकाई शुरू करनी है। आपने सिकाई शुरू करनी है, आपने इस टावल में पानी को भिगोकर, निचोड़कर और दर्द वाले एरिया पे रखना है। मान लीजिए आपको ये पेन है, तो आपने इस तरीके से रखना है, उसको पीछे से प्रेस करना है। जब ये ठंडा सा हो जाए, लगभग 1-1.5 मिनट के लिए रखना है। जब ये ठंडा सा हो जाए तो इसको हटा देना है। अब ठंडे पानी वाले टॉवल को पानी में भिगोना है, निचोड़ना है, फिर वापस दर्द वाली जगह पे रख देना है। इसको लगभग आधा मिनट के लिए रखना है। तो आपने गर्म से शुरू करना है, ठंडे पे खत्म करना है। पहले गर्म, फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, 4 बार गर्म, 4 बार ठंडा, ऐसा आपने करना है। एंड में आपने ठंडे पानी वाला टॉवल 15-20 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है। इस प्रोसेस को आप कमर में दर्द हो, कंधे में दर्द हो, या फिर आपके घुटनों में दर्द हो, आपके टखने में दर्द हो, कहीं पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी भी उम्र के रोगी के लिए, किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सेफ है। और हमारा ऐसा एक्सपीरियंस है कि इसको करने से जो सीवियर पेन आएगा उसमें एकदम आराम आ जाता है और पेन किलर खाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे पेन, जितनी देर में आपको पेन किलर से रिलीफ होता है उतनी ही देर में आपको इस हॉट एंड कोल्ड फर्मेंटेशन, जिसको गर्म ठंडे की सिकाई भी बोला जाता है, उससे भी आराम हो जाता है। आप दोनों ने आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। आपने हमें अर्थराइटिस से के दर्द से तुरंत छुटकारा पाने का उपाय भी बताया। आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदना जी, जाने से पहले हम अपने व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहते हैं। तो आपको भी शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि आप कितने दिल से अपने व्यूअर्स तक हेल्थ की ये सुंदर जानकारी देने के लिए D5 चैनल के माध्यम से बार बार ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि लोग बिना दवाइयों के स्वस्थ रह सके। तो हम आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और अपने व्यूअर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन एक मैसेज हम अपने व्यूअर्स को देना चाहते हैं। मैसेज ऑफ द डे जी, if you want to live light and fresh, always eat light and fresh. यदि आप हल्का रहना चाहते हैं तो हल्का खाएं, ताजा रहना चाहते हैं तो ताजा खाएं, जिंदा रहना चाहते हैं तो जिंदा खाएं। जिंदा का मतलब वो वाला खाना जो पड़ा पड़ा बासा हो जाए। हम बिस्किट नमकीन खाते हैं, वो मेहमान जितना खा ले ठीक है, बाकी डिब्बे में बंद करके रख देते हैं, वो डेड फूड है। डेड बॉडी को पैक किया जाता है, जिंदा इंसान को पैक नहीं किया जाता।
डेड फूड को पैक किया जा सकता है, जिंदा फूड को पैक नहीं किया जा सकता। यदि आप हरे भरे रहना चाहते हैं इस पौधे की तरह तो, हरा भरा खाएं, और यदि आप जले भुने रहना चाहते हैं तो जला भुना खाएं। हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजीवन बिना दवाइयों के स्वस्थ रहें, हमारे पर्पज ऑफ मिशन, पर्पज ऑफ लाइफ में, मिशन में शामिल हों। धन्यवाद आप सभी का। सभी को धन्यवाद। थैंक यू वंदना जी। वंदना जी। जय मां प्रकृति। आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।